एक इंसान जिसकी आज के टाइम पे सैलरी 4.5 LPA है, अगले 10 साल में, 15 साल में और 25 साल में कितने करोड़ नेटवर्थ का मालिक होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ। आज हम बात करेंगे रोहन की, जिसकी करंट सैलरी है 4.5 लाख। सबसे पहले हम देखेंगे 4.5 लाख की सच्चाई क्या है, कितने पैसे एक्चुअल में बैंक में आते हैं। उसके बाद एक बैंगलोर जैसे शहर में अगर आप एक बेयर मिनिमम लाइफ स्पेंड करोगे तो कितना खर्चा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में कितना खर्चा हो जाता है और इमरजेंसी फंड कितना निकालना चाहिए। देन वी विल सी कि बचे हुए पैसों को, इन सब चीज़ों को निकालने के बाद रोहन कैसे इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों की बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। लेकिन आपका सिनेरियो रोहन से अलग हो सकता है, तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो एंजॉय द वीडियो, वॉच टिल द एंड, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने बताया कि रोहन की सैलरी है 4.5 लाख। अब इस 4.5 लाख के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एनुअल फिक्स कंपनसेशन 3,83,000। देन वी हैव लोकल वेरिएबल बोनस विच इज 32,500। मैक्सिमम एनुअल टोटल अर्निंग पोटेंशियल बनता है 4,15,500 और ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 25,000। एडिशनल बेनिफिट्स में आ जाता है ग्रेजुटी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि बनता है 9,500। सो टोटल कंपनसेशन टर्न्स आउट टू बी 4,50,000। अब इस 4,50,000 में से आप 9,500 जो कि आपका इंश्योरेंस के लिए है एंड ग्रेजुटी के लिए है वो हटा दीजिए। तो बचे हुए अमाउंट को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे इट विल कम समवेयर अराउंड 36,000। अभी 36,000 पर मंथ जो है इट इज द ग्रॉस सैलरी, ये कंपनी आपको दे रही है। बट दिस इज नॉट द टेक अवे, ये आप घर नहीं लेके जाओगे बिकॉज इसमें से टैक्स कटेंगे एंड प्रोविडेंट फंड कटेगा। तो चलिए ग्रॉस सैलरी के सबसे पहले डिडक्शन की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड है क्या? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी में से 12% काटेगा और उसको एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करेगा। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो बेसिकली देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करता रहे। ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के बाद उसके पास कुछ पैसे ही ना बचे। इसीलिए ये मैंडेट बना दिया है कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एम्प्लॉय को पूरी सैलरी मत दो, 12% काटो उसकी बेसिक सैलरी में से, बेस सैलरी में से नहीं, बेसिक सैलरी में से, और उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर दो। और इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर को खुद भी डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी है आपकी तो 12% 12,000 बनता है। इतना हिस्सा आपकी सैलरी में से कट जाएगा और वो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा थ्रू योर एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर को इतना ही हिस्सा अपनी तरफ से भी डालना पड़ेगा उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तो भाई आपके मजे ही मजे हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड स्कीम और ये जो पैसा जमा होता जाता है इस पे टैक्सेस भी नहीं लगते हैं एंड इस पे आपको बहुत अच्छा सा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है विच इज 8 to 8.5%। मान के चलते हैं कि रोहन के केस में आउट ऑफ दोस 36,000 पर मंथ जो बेसिक सैलरी है दैट इज 15,000 और 15,000 का 12% बनता है 1,800 रुपए, 1,800 रुपीज। ये सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे रोहन के एंड उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चले जाएंगे और इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाएगा। तो टोटल 3,600 रुपए पर मंथ रोहन के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब मान के चलते हैं कि हर साल रोहन की कुछ सैलरी इंक्रीमेंट होती है जिससे उसका प्रोविडेंट फंड का जो पार्ट है वो भी इंक्रीज होता है एंड उसको 8 से 8.5% का रिटर्न भी मिलता है ऑन दिस अमाउंट। बाय द एंड ऑफ 25th ईयर, अब से 25 साल बाद रोहन के पास एटलीस्ट 1 CR होंगे उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो कि वो निकाल सकता है बिना कोई टैक्स दिए। तो इट्स अ रिटायरमेंट काइंड ऑफ अ स्कीम। बाकी ये जो अमाउंट है ये हम अभी के लिए इग्नोर कर देंगे क्योंकि जो हम अमाउंट देखने जा रहे हैं वो इससे काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो स्टे टिल द एंड। प्रोविडेंट फंड के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इसको जब मर्जी तब नहीं निकाल सकते हो। वंस यू गेट रिटायर्ड आप अपने प्रोविडेंट फंड को निकाल सकते हो विच इज एट द एज ऑफ 58, या फिर अगर आपकी कोई इमरजेंसी है जैसे कि कोई मेडिकल इशू या फिर शादी या फिर घर खरीदना है तब भी आप प्रोविडेंट फंड को निकाल सकते हो। उसके कुछ क्लॉजेस होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ग्रॉस सैलरी में से दूसरा हिस्सा जो कटेगा दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। इंडिया के कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है 200 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ये भी आपकी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। तीसरा डिडक्शन है इनकम टैक्स, लेकिन क्योंकि रोहन की जो सैलरी है दैट इज 4.5 LPA तो इसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनने वाला है। सो 0 इनकम टैक्स विल बी पेड, पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो बच जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी थी 36,000 जिसमें से 1,800 रुपए प्रोविडेंट फंड कट गया, 200 रुपए पर मंथ का जो आपका प्रोफेशनल टैक्स है वो कट जाएगा। रिमेनिंग 34,000 इज द अमाउंट विच रोहन इज गोइंग टू गेट इन द बैंक। चलिए बैंक में पैसे आ गए, अब बात करते हैं कि रोहन के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। सो रोहन रह रहा है बैंगलोर में और बैंगलोर में खर्चा अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन क्योंकि रोहन थोड़ा सा फ्रूगल चलता है, मतलब कंजूसी से चलता है, इसीलिए वो शेयरिंग में रह रहा है।
बेसिकली एक 2 BHK हाउस है जिसमें 2-3 लोग शेयरिंग पे रह रहे हैं। तो लेट्स सी कि पर मंथ का रेंट कितना बन सकता है। लगभग 7,500 के आसपास रेंट बन जाएगा पर मंथ। जो बाकी यूटिलिटीज़ है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मेड, वाटर और इंटरनेट का बिल, वो बन जाएगा लगभग 2,500 के आसपास। खाने पे जो खर्चा होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 4,000 पर मंथ। बाकी ट्रांसपोर्टेशन तो ऐसा है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी शटल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बट स्टिल मान के चलते हैं कि 2,000 पर मंथ के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च हो जाएगा। अब यार रोहन कभी कभी तो बाहर जाएगा घूमने के लिए, तो जो लीजर एक्टिविटीज़ हैं उसमें मान लेते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ खर्च हो जाएंगे। तो रिमेनिंग बचता है 34,000 माइनस 7,500 माइनस 2,500 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000 विच इज 15,000। 15,000 की सेविंग बचती है रोहन की आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सपेंसेस। अब मान लो कि रोहन की एक बढ़िया सैलरी आ रही है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी रोहन के साथ या उसके लव्ड वंस के साथ। इस पॉइंट पे रोहन का सारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, बिकॉज आपको पता ही है कि आजकल हॉस्पिटल्स कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं। यहाँ पर काम आते हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? तो ये एक श्योरिटी है एक कंपनी के थ्रू जिसने आपको वो इंश्योरेंस बेचा है कि जस्ट इन केस आप या आपके कोई डिपेंडेंट बीमार पड़ जाते हैं एंड हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, सो दे आर गोइंग टू कवर दैट हॉस्पिटल का बिल। अब इसके लिए आपको कंपनी को क्या देना होगा? आपको देना होता है प्रीमियम, हर महीने कुछ पे करना होता है। कंपनी का फ़ायदा क्या है? जस्ट इन केस एंड लकीली अगर कोई बीमार नहीं हुआ, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, इन दैट केस कंपनी का फ़ायदा है। बट जस्ट इन केस कुछ हो जाता है तो जो लाखों के हॉस्पिटल के बिल आते हैं वो फिर कंपनी पे करेगी। इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस होता है, जस्ट इन केस आपको कुछ हो जाता है तो एक बड़ा अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। डिपेंड करता है, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, बहुत कुछ होता है इंश्योरेंस में कि भाई आपकी पूरी फैमिली कवर होगी, कौन से डिजीजेस कवर होंगी, कितने लाख तक का प्रीमियम आपको मिलेगा। सिमिलरली जो टर्म इंश्योरेंस है, अगर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस देते हैं, एंड रोहन के साथ भी ऐसा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें काफ़ी कम चीज़ें कवर होती हैं, बहुत ही कम डिजीजेस कवर होती हैं, या प्रीमियम काफ़ी कम होता है, लेट्स से अ फ्यू लैक्स। बट अगर आपका 20-30 लाख का बिल आ गया तो बाकी सारा आपको खुद पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। पुरानी वाली जो पॉलिसी थी पुरानी कंपनी में रह जाएगी, नई कंपनी की पॉलिसी आ जाएंगी, इसके बारे में आपको इतना पता नहीं होगा। फिर जब आप कंपनी छोड़ देंगे एंड रिटायर हो जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको खुद का एक पर्सनल प्लान लेना पड़ेगा। एंड इन दैट केस आपको बहुत ही महंगा प्लान मिलेगा। वाई? बिकॉज अभी मैं छोटा हूँ, तो कोई भी इंश्योरेंस वाली कंपनी सोचेगी कि इसको कुछ नहीं होने वाला इतना जल्दी, तो मुझसे बहुत कम पैसे चार्ज करेगी वो। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ जाएगी, मुझे कुछ डिसीजेस भी हो सकती हैं और हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाएं, तो वो जो प्रीमियम लेती है ना पर मंथ कंपनीज, वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक यंग एज पे अपने आप को कवर कर लो और अपनी फैमिली को कवर कर लो। इट्स अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसीजन। अब इंश्योरेंस लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का क्लेम कितने लोग कर पा रहे हैं, प्रीमियम कितना है, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, बेनिफिट्स, डिफरेंट इंश्योरेंस के डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। तो इसीलिए अगर आपको एक अनबायस तरीके से एनालाइज करना है कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सुटेबल है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपके खुद के लिए सुटेबल है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, तो एक डिट्टो इंश्योरेंस वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप एक कॉल बुक कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीटली फ्री कॉल। आपको वहां पर एक अनबायस्ड आंसर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सनलाइज्ड नीड्स कि भाई आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये जो वेबसाइट है डिट्टो इंश्योरेंस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके कॉल बुक कर सकते हैं एंड एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपके साथ आके बैठ करके बात करेगा, आपको समझाएगा कि भाई ये पॉलिसी है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन चूज अमंग दीज एंड द बेस्ट सूटेड ऑप्शन फॉर यू। कोई आपको स्पैम नहीं करेंगे, कॉल करके परेशान नहीं करेंगे कि भाई खरीदो। They will just give you an honest advice। यहाँ पर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम होता है ना कि भाई एक्चुअल में ऐसा हुआ है, मेरे को पैसे दो, वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट विद द हेल्प ऑफ डिट्टो यू कैन एक्चुअली क्लेम दैट वेरी इजीली। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, वो बहुत ही इजीली करवा करके आपको दे देंगे एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ यहाँ पर जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाकर के चेकआउट करके अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। और कुछ लर्निंग मटेरियल है, इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंट प्लान्स के बारे में, तो वो लर्निंग मटेरियल भी फ्री में वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लो, रीड कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चीज आती है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड तब काम आता है जस्ट इन केस कि आपकी एक्सीडेंटली जॉब चली जाती है या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में, यू आर नॉट वेल, यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर लेट्स से 3-4 मंथ्स। तो इमरजेंसी पीरियड लोग यूजुअली लगभग 6 महीने का रखते हैं। अगर आपका एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपए है तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज 1.2 लैक्स, इतना एटलीस्ट आपको इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। अगर यही आपकी मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं तो कम से कम आपको 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी रोहन के केस में उसका जो खर्चा है
लगभग मान लेते हैं 20,000 के आसपास, तो 1.2 लाख का इमरजेंसी फंड उसको जोड़ने में लगभग 15,000 रुपये बचाता है पर मंथ। उसको लगभग 8 महीने लगेंगे ये सब जोड़ने में, एंड 8 महीनों में उसके पास इतना अमाउंट हो जाएगा। फॉर द 8 मंथ्स ही कैन नॉट इन्वेस्ट एनीवेयर, वो अपना पैसा इधर उधर खर्च नहीं कर सकता। जो भी उसकी सेविंग्स हैं उसको स्टोर करनी पड़ेंगी एज इमरजेंसी फंड। और एक और चीज, इमरजेंसी फंड जो है ना वो काफी लिक्विड रहना चाहिए, मतलब क्योंकि इमरजेंसी पे काम आने वाला है, तो यू शुड हैव इट राइट अवे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग्स अकाउंट में रखो। चलिए, सब कुछ प्लान करने के बाद, 8 महीने इमरजेंसी फंड स्टोर करने के बाद, अब बारी है इन्वेस्टमेंट की। तो रोहन अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। लेट्स सी कि डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या क्या हैं जहां पर रोहन इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ एसेट्स की, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिक्स डिपॉजिट्स बेसिकली आपको 7 से 8% तक का रिटर्न दे देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। दिस मच रिटर्न इज नॉट सफिशिएंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग स्कीम भी है जो कि आपको लगभग एनुअली 7% का रिटर्न दे देगी, बट अगेन दिस इज नॉट टू मच। देयर इज अ रीजन व्हाई दीज आर अंडर द सेफ एसेट क्लास। डेप्ट म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी लगभग आपको 7 से 9% का रिटर्न दे देते हैं विद अ वेरी लो रिस्क। अब कुछ रिस्की एसेट्स की बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाई रिटर्न्स है लगभग 10 से 15% का, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होती है काफी ज्यादा। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट की नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट तो है, बट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए। अल्टरनेटिवली काफी लोग गोल्ड ETFs में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज प्रोवाइड करता है। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क होता है और काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है, एंड इट्स वेरी रिस्की। तो यहाँ पर कॉशियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रोहन की पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी जानने से पहले उसकी सैलरी प्रोजेक्शन भी एक बार देख लेते हैं कि आने वाले सालों में कैसे कैसे सैलरी ग्रो होगी। हम मान के चलते हैं कि हर साल 8 से 12% के बीच कुछ हाइक मिल जाएगी, एंड 3 से 5 साल के बीच में कहीं ना कहीं प्रमोशन भी मिल जाएगा, जिसमें 30 से 35% की हाइक मिल जाएगी। हमारे एग्जांपल के लिए फर्स्ट ईयर में रोहन की सैलरी थी 4.5 LPA, मंथली नेट सैलरी बनती है 34,000 और डेजिग्नेशन है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिफ्थ ईयर में रोहन की जो CTC है दैट विल बी 9.2 LPA, मंथली सैलरी बनेगी 70,000 एंड डेजिग्नेशन विल बी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 10th ईयर में रोहन की एनुअल CTC होगी 20 LPA, मंथली नेट सैलरी बनेगी 1,30,000 एंड डेजिग्नेशन विल बी मैनेजर। एंड 20th ईयर में रोहन की एनुअल CTC होगी 35 LPA, मंथली नेट सैलरी होगी 2,40,000 एंड डेजिग्नेशन होगी सीनियर मैनेजर। अब क्योंकि रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसकी सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि जो 15,000 की सेविंग्स है उसमें से 50% वो सेफ एसेट्स में डालेगा और 50% वो रिस्की एसेट्स में डालेगा और क्रिप्टो में कुछ भी नहीं डालेगा। तो 15,000 में से 7,500 चले जाते हैं फिक्स डिपॉजिट्स में, डेप्ट फंड्स में और PPF में, with an annual return of approximately 7.5%. रिमेनिंग 7,500 जाते हैं रिस्की एसेट्स में, जिसमें से अराउंड 40% ऑफ 7,500 दैट इज अराउंड 3,000 चला जाता है लार्ज कैप में with an annual return of 13%. 30% यानी कि 2,250 चला जाता है मिड कैप में with an annual return of 15% and 30% यानी कि 2,250 चला जाता है स्मॉल कैप में with an annual return of 18%. अब हर साल रोहन की सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। लेट्स एज्यूम कि रोहन को अप्रोक्सीमेटली 10% का हाइक मिल जाता है एवरी ईयर, एंड हर 5 साल में उसको 30 से 35% का इंक्रीमेंट मिल जाता है बिकॉज उसका प्रमोशन हो गया है। तो हम हर साल इन्वेस्टमेंट में भी 10% इंक्रीज करेंगे, एंड इवन व्हेन रोहन इज गेटिंग प्रमोटेड और उसको 30 से 35% का हाइक मिला है, तभी भी हम लोग 10% का ही इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज बाकी पैसों के साथ साथ रोहन को और भी काम करने हैं, जैसे कि उसको शादी करनी है, घर खरीदना है, मे भी हो सकता है उसको कार खरीदनी हो, या फिर इन फ्यूचर उसके बच्चों का भी एक्सपेंस हो जाए। इसीलिए हम लोग जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सिर्फ 10% इंक्रीज करेंगे एवरी ईयर। अब इससे पहले कि मैं आपको रोहन का फाइनल अमाउंट बताऊं और एक्सेल शीट दिखाऊं, यहां पर एक और चीज बहुत जरूरी है, दैट इज द रीबैलेंसिंग ऑफ रिस्क। विथ टाइम रोहन का जो रिस्क है वो डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज उसके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज हो जाएंगी, उसके बच्चों की पढ़ाई होगी, उसके पास एक पूरी की पूरी फैमिली होगी देखने के लिए। हो सकता है उस टाइम पे पेरेंट्स पे भी कुछ कुछ उसको इन्वेस्ट करना पड़े बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज एंड अदर थिंग्स जो कि लाइफ में आती रहती हैं। तो फिलहाल जो 50-50% स्प्लिट था, 50% इन रिस्की एसेट्स, 50% इन सेफ एसेट्स, वो विथ टाइम चेंज होता जाएगा। सो लेट्स सी दैट। फर्स्ट ईयर से लेके 10th ईयर तक 50% सेफ एसेट्स, 50% रिस्की एसेट्स। 11th ईयर से लेके 20 ईयर्स तक 60% इन द सेफ एसेट्स, 40% इन द रिस्की एसेट्स। 21 ईयर से लेके 25th ईयर तक 70% इन द सेफ एसेट्स, 30% इन द रिस्की एसेट्स। तो फाइनली फॉर द रिवील, कितना पैसा कमाया रोहन ने? रोहन के प्लान के मुताबिक 5 साल बाद उसका इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया दैट इज 11 lakhs और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 15 lakhs। 10 साल के बाद रोहन ने जो इन्वेस्ट किया दैट इज 29 lakhs और
उसकी जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है दैट इज 50 lakhs। 15 साल के बाद रोहन ने जो इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू है 57 lakhs और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1.2 CR। एंड 25 साल के बाद रोहन ने जो इन्वेस्ट किया दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 CR और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बन जाती है 5.1 CR। तो भाई ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये जो डिफरेंस है बिटवीन टोटल मनी इन्वेस्टेड एंड टोटल मनी इन पोर्टफोलियो, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और अगर रोहन अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को 30 साल तक एक्सटेंड कर ले तो उसके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू हो जाएगी 9.7 CR। तो ये है हमारी एक्सेल शीट। यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है 15,000, एनुअल स्टेपअप डाला है 10% का, सेफ रिटर्न में हमने अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है 7.5%, लार्ज कैप रिटर्न्स में 13%, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप में 18%। एंड ये सारी की सारी वैल्यूज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जस्ट इन केस कि भाई आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, यू कैन चेंज द वैल्यू फ्रॉम 15,000 टू 20,000, 30,000 एंड आपको पूरा का पूरा जो डेटा है वो फाइनली यहाँ पर दिख जाएगा कि व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर 25 ईयर्स। एंड डिफरेंट ईयर्स पे भी यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखने लग जाएंगी कि आपकी लेट्स से 5 साल बाद कितनी वैल्यू बनेगी, कितना आपने इन्वेस्ट किया एंड आपको टोटल कितनी वैल्यू मिलने वाली है। तो आप लोग भी रोहन से अच्छी फॉर्च्यून बना सकते हैं अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं। एंड रोहन से आप काफी अच्छा भी कमा सकते हैं अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 20-30 लाख हो। एंड ये आपको कहाँ मिलेगी? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करनी है, यू विल हैव टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स। इसका कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करनी है तो डेफिनेटली गो चेक आउट द कोर्स, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा डीएसए के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सारी जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, रिज्यूमे रिव्यू सेशंस होंगे। इसके साथ साथ आपको टीए सपोर्ट भी मिल जाएगा। जस्ट इन केस आप कहीं भी स्टक होते हैं पढ़ते पढ़ते तो यू कैन पिंग टीए। हमने एक टिकटिंग सिस्टम बना रखा है उसका प्रॉपर डिस्कॉर्ड पे, जहाँ पर जाकर के आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। तो डीएसए सीखना है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर के चेकआउट करो, कोर्स के बारे में अच्छे से देखो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एनरोल इन द कोर्स। आई होप रोहन के एग्जांपल के साथ आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि 4.5 लाख का पैकेज होते हुए भी आप करोड़पति बन सकते हो। इट विल जस्ट टेक यू अ लॉन्ग टाइम विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एक डिसिप्लिन तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके ये नंबर्स अचीव होंगे। और 4.5 LP की जगह अगर आप 30-40 LP से स्टार्ट करते हो तो ये चीज़ काफ़ी जल्दी अचीव हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करूं जिसका स्टार्टिंग पैकेज 30-40 lakhs है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।